फिजिक्स केडीजी चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि अनसॉल्व्ड सीरीज चल रही थी जिसमें 2023 के सभी अनसॉल्व्ड कंप्लीट हो गए थे और 2025 का पहला अनसॉल्व्ड कंप्लीट करा दिया था, तो आज दूसरा अनसॉल्व्ड 346 जेटी डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। पहले का दिया है, दो बिंदु आवेशों के बीच 80 न्यूटन का विद्युत बल कार्य करता है। जब इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में रखते हैं तो विद्युत बल कितना हो जा रहा है, 8 न्यूटन का, यानी पहले से घट जा रहा है। माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए। अब देखिए, निर्वात में जो आवेशों के बीच बल है वो कितना है, 80 न्यूटन है। जब परावैद्युतांक रख दिया है तब जो बल कितना है, 8 न्यूटन है। अब देखते हैं दोनों बलों में क्या संबंध होता है। तो एफ के बराबर होता है एफ अपान में के जाकर। एफ के बराबर क्या होता है, एफ अपान में के जाकर। जहां एफ के तब आवेशों के बीच बल है जब बीच में परावैद्युतांक रखा है, एफ तब आवेशों के बीच में बल है जब बीच में निर्वात है। तो ये संबंध होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखें। तो एफ के कितना है, 8 दिया गया है, एफ हमारा 80 दिया गया है, के हमको ज्ञात करना ऐसे ही रहा। तो 8 से 8 कट गया है और के भाग में यहाँ किस में जाएगा, गुणा में, तो के बराबर आ जाएगा 10। पहले का खा देखते हैं। निम्न नाभिकीय प्रक्रिया में यक्स है, यानी यक्स को हमको बताना है क्या है। अब क्रिया कौन सी दी गई है, 2He4 प्लस 7En14। अब क्रिया का चिन्ह 8O17 जाके यहाँ पर x है। तो कोई भी एलिमेंट बनेगा तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कितना परमाणु क्रमांक चेंज हुआ और कितना परमाणु भार चेंज हुआ, बस वहीं से डिसाइड हो जाएगा। देखिए 7 और 2 9, यानी यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 8 बना है, यानी एक कम होगा तो एक यहाँ पर लगा देते हैं जाकर परमाणु क्रमांक में। भार देख लें, 14 4 कितना हुआ, 18, 18 में से 17 तो मिल गया, एक नहीं मिला तो एक यहाँ पर, यानी 1x1 बना है। अब 1x1 कौन सा एलिमेंट होता है, हाइड्रोजन जाकर, तो 1H1 क्या हो जाएगा, प्रोटॉन, यानी ये जो x है जाकर ये क्या है, प्रोटॉन है जाकर। और इसका संकेत क्या है, 1H1 जाकर। पहले का गा देखते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की दो उत्तरोत्तर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग में अंतर होता है। तो कोणीय संवेग में अंतर कितना होता है, H अपान में 2 पाई, जो कि बोहर ने बताया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये ऑब्जेक्टिव पूछा गया है कि दो उत्तरोत्तर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग में कितना अंतर होता है, H अपान में 2 पाई जाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले का गा। अल्फा कण के प्रकीर्णन के रदरफोर्ड प्रयोग में जिस बल के कारण अल्फा कण प्रकीर्णित होते हैं वह बल है, यानी जिस बल के कारण अल्फा कण प्रकीर्णित होते हैं उस बल को क्या कहते हैं, कूलाम बल कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी जो अल्फा कण प्रयोग जिसमें देखा था, जब अल्फा कण को किसी परमाणु के अंदर से गुजार रहे थे तो अल्फा कण अपने स्थान से विचलित हो जा रहा था। तो जो विचलित हो जा रहा था वो किस बल के कारण हो जा रहा था, तो वो कूलाम बल के कारण हो जा रहा था, जो कि दो आवेशों के बीच कार्य करता है। पहले का डा दिया है, विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में परावैगनी विकिरण की आवृत्ति परास होती है। तो परावैगनी विकिरण की आवृत्ति जो परास होगी जाके वो दृश्य प्रकाश से कुछ ज्यादा होगी जाके, दृश्य प्रकाश से क्या होगी, कुछ ज्यादा होगी। तो याद रखें 3 गुणा 14 से 3 गुणा 10 की घात 14 से लेकर 3 गुणा 10 की घात 16 हर्ट्ज जाकर होती है परास जाकर। पहले का चा देखते हैं। पृथ्वी सूर्य की सतह पर 0.5 डिग्री का कोण बनाता है। पृथ्वी किस पर बनाता है, सूरज पर। इसका प्रतिबिंब 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से बनाया जाता है, यानी 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है, वो इसका प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब बनाता कितने कोण पर है, इसकी सतह से 0.5 डिग्री पर जाकर। प्रतिबिंब का व्यास कीजिए, प्रतिबिंब का व्यास ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं, यहां से ये कोण बन रहा है 0.5 डिग्री जाकर, यहां से यहां तक का ये है व्यास जाकर, उसका प्रतिबिंब का व्यास है, और ये यहां से यहां तक क्या है, उसकी फोकस दूरी है जाकर। अब कोण को पहले रेडियन में चेंज करते हैं। कोण दिया गया है 0.5 डिग्री, जब इसको रेडियन में बदलेंगे तो पाई और डिवाइड में 180 से
गुणा कर देंगे, पाई अपान में 180 से गुणा कर देंगे इस कोण को। अब जो मान आएगा वो किस में आएगा, रेडियन में जाकर। अब देखते हैं इस ट्राइंगल में tan थीटा बराबर, tan थीटा और थीटा लगभग में बराबर होंगे अगर कोण बहुत छोटा है जाकर, क्योंकि तो tan थीटा बराबर लगभग में थीटा हो जाएगा, बराबर होता है लंब बटे आधार जाकर। तो थीटा ऐसे ही रहेगा, लंब कितना है d, देखेंगे ये क्या है d है जाकर, कोण वाले के सामने की भुजा होती है लंब जाकर, तो d हो गया है। आधार कितना है, आधार दिया गया है f, ये आधार है जाकर, ये हो गया है f जाकर। तो यहाँ से d यानी व्यास का मान निकाल लें तो d बराबर हो जाएगा थीटा गुणा में f जाकर। थीटा का मान अभी ज्ञात किए हैं, पाई बटे 180 गुणा में 0.5, तो पाई का मान 3.14, 180 रहेगा और 0.5 और गुणा में 50 फोकस दूरी हो जाएगी, हल कर लेंगे तो आ जाएगा 0.43 सेंटीमीटर जाकर। खंड बा प्रश्न संख्या 2 का को देखते हैं। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य को गतिज ऊर्जा के पदों में व्यक्त कीजिए। तो गतिज ऊर्जा के पदों में होता है लैम्डा बराबर एच अपान में अंडर रूट के अंदर 2m के, लैम्डा बराबर एच अपान में अंडर रूट के अंदर 2m के, जहां के गतिज ऊर्जा है जाकर। प्रश्न संख्या 2 का देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिद्ध कीजिए कि अपवर्तक तल से प्रकाश किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी संभव है जब प्रिज्म कोण ए का मान साइन इनवर्स 1/n से अधिक हो जाकर, यानी a इज ग्रेटर देन हो साइन इनवर्स 1/n, जहां n प्रिज्म के पदार्थ का क्या है, अपवर्तनांक है। तो देख लेते हैं, ये प्रिज्म है, ये आपतन कोण I है जाकर, ये पहले पृष्ठ के लिए अपवर्तन कोण R1 है, ये दूसरे पृष्ठ के लिए दूसरे कोण के लिए आपतन कोण R2 है और निर्गत कोण क्या है, E जाकर। जब अविलंबों को मिलाते हैं जाके तो ये E बिंदु पर मिलते हैं जाके। तो देखते हैं R1 प्लस R2 बराबर क्या हो जाएगा, A जाकर। आंतरिक कोण जो होता है वो बाह्य कोण के योग के बराबर होता है जाकर। अगर इस ट्राइंगल को देखें तो R1 प्लस R2 बराबर हो जाएगा A, तो यहाँ से R1 प्लस R2 बराबर A लिख लिए, यहाँ से R2 का मान निकाल लिए, तो R2 बराबर हो जाएगा A माइनस का R1 जाकर। इसको समीकरण नंबर 1 डाल लिए। अब अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में क्या संबंध होता है, तो n बराबर होता है 1/n में साइन सी, इसको डाल दिए समीकरण नंबर 2 जाकर। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए, अब दूसरे पृष्ठ से अगर आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन कराना है, जो आपतन कोण का मान है वो क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। फिर ध्यान से सुने, अगर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा है तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, तब तक पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। तो अब इसके लिए आपतन कोण कितना है, R2, यानी R2 ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, C का मतलब क्या है, क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। तो R2 का मान रख दिए A माइनस का R1 और ग्रेटर देन हो गया है C जाकर। अब A ऐसा ही रहा, R1 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो A ग्रेटर देन हो जाएगा C प्लस में R1 जाकर। R1 का मान कम होने पर A बड़ा होगा। अब अगर इसका मान कम करते चले जाएं तो ये चीज बड़ी होती चली जाए, क्यों, क्योंकि ये मान पूरा छोटा होता जाए इसके, तो ये जब छोटा होता जाएगा तो ये बड़ा हमको लगेगा, ये भाई बड़ा हो गया है। तो भाई यहाँ पर करना है, R1 का मान कम होने पर A बड़ा होगा, अतः R1 को लगभग 0 के इक्वल मान लेते हैं। जब R1 को 0 के इक्वल मान लेंगे तो A ही रहेगा, यहाँ पर ये तो 0 हो गया, ये हो जाएगा C जाकर है जाकर। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, साइन लेने पर, तो यहाँ साइन A हो जाएगा ग्रेटर देन, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन C, ये साइन A ऐसा ही रहेगा। साइन C का मान अगर समीकरण नंबर 2 से देखेंगे तो 1/n आ जाएगा जाकर, क्योंकि वहां पर क्या दिया गया है, En बराबर में 1/n में साइन C जाकर। तो साइन C अगर हम यहां से निकाल लें जाकर 1/n में En हो जाएगा, तो वही 1/n रख दीजिए। अब साइन को जब इधर भेजेंगे तो इनवर्स में जाएगा, तो A ग्रेटर देन हो जाएगा साइन इनवर्स 1/n हो जाएगा। यही हमको सिद्ध करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर इसको अच्छे से तैयार कर लें। प्रश्न संख्या 2 गा दिया गया है, समान लंबाई के तांबे के 2 तारों के व्यासों का अनुपात कितना है, 2:1। ये व्यास का अनुपात दिया गया है। इनके प्रतिरोधों की तुलना कीजिए, यानी प्रतिरोधों का अनुपात हमको ज्ञात करना है।
देखते हैं D1 अनुपात D2 यानी व्यासों का अनुपात बराबर कितना है, 2 अनुपात में 1 जाकर है। अगर व्यासों में अनुपात 2 अनुपात 1 है जाकर, तो त्रिज्याओं में अनुपात भी यही होगा जाकर, क्योंकि व्यास यहाँ भी 2r आएगा, यहाँ भी 2r आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये r1 अनुपात r2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 अनुपात 1 जाकर है। अब लंबाई उसने क्या कहा है, समान लंबाई है, तो समान लंबाई का मतलब क्या है, L1 बराबर L2 बराबर में L दिया गया है। ऐसे ही अगर हम तार होता है बेलनाकार जाकर, तो जो लंबाई होगी वही उसकी हाइट भी होगी, तो H1 बराबर H2 बराबर में क्या हो जाएगा, H हो जाएगा जाकर। देखते हैं R समानुपाती होता है L अपान में A जाकर। अगर इनमें अनुपात निकालें तो R1 अपान में R2 बराबर हो जाएगा L1 अपान में A1 और L2 अपान में A2। L1 L2 के मान किसके बराबर हैं, L के, तो यहाँ भी L ले लिए, यहाँ भी L लिए, L से L कट गया, ये A2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो हो जाएगा A2 अपान में A बन जाकर। अब A2 है क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का, अब बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर EH जाकर, EH से H कट गया, पाई से पाई कट गया, तो ये आ जाएगा R2 अपान में R1 का होल स्क्वायर बराबर R2 अपान में R1। देखिए R1 अपान में R2 दिया गया है, R1 अपान में R2 दिया गया है 2/1 जाकर, तो इसका अगर उल्टा कर दें तो R2 अपान में R1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/2, तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, फिर उसका वर्ग कर देंगे। जब वर्ग करेंगे तो R1 अपान में R2 बराबर हो जाएगा 1/4। इसको व्यवस्थित करके लिखेंगे तो R1 अनुपात R2 बराबर हो जाएगा 1/4 जाकर। प्रश्न संख्या 2 घ को देखते हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली तरंग दैर्ध्य से क्या तात्पर्य है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान से समझें। किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य, देखिए किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य जो धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके, उस धातु की देहली तरंग दैर्ध्य कहलाती है। फिर ध्यान से सुने, किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य जो धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके, धातु की देहली तरंग दैर्ध्य कहलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी उससे ऊपर नहीं होगा जाके, ये अधिकतम मान है वेवलेंथ का जाकर। जो देहली तरंग दैर्ध्य है वो कौन सी है, अधिकतम तरंग दैर्ध्य है जाकर। उससे अगर तरंग दैर्ध्य ज्यादा यूज करेंगे आपतित प्रकाश की, तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। इसका मान भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होता है। जैसे लोहा हो गया तो इसका मान अलग होगा, चांदी हो गया तो इसका मान अलग होगा जाकर। प्रश्न संख्या 2 डा देखते हैं। निम्न चित्र में प्रदर्शित तार में आई धारा प्रवाहित हो रही है। अर्धवृत्त के केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, प्रत्येक L लंबाई के सीधे भाग के कारण, त्रिज्या R के अर्धवृत्त के कारण जाकर। देखिए चित्र दिया गया है, इसने पूछा है कि ये L लंबाई का भाग है, ये लंबाई का भाग है, इन दोनों भागों के कारण केंद्र O पर क्या चुंबकीय क्षेत्र होगा, एक तो ये पूछा। दूसरा, जो अर्धवृत्त ये बना हुआ है इसके कारण केंद्र पर क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान जाकर। देखते हैं, L लंबाई के सीधे भाग के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र जाकर, तो वायु सेवर्ट का नियम देखते हैं। B बराबर म्यू0 अपान में 4 पाई आई dl साइन थीटा अपान में r स्क्वायर जाकर। डेल्टा L या L क्या है, इस तार की लंबाई जाकर है। थीटा क्या है, जो ध्यान से सुनिए, जैसे वायु सेवर्ट का नियम ये हल करते हैं जाके, तो ये अवयव होता है जाकर। अवयव के मध्य बिंदु से ये बिंदु P पर एक दूरी लेके जाते हैं और इन दोनों के बीच का कोण होता है जाकर। अब जैसा जिधर अवयव है उधर ही क्या है, P बिंदु है जाकर। अगर इसको इससे मिलाएंगे, उसी रेखा में चलेंगे, उसी रेखा में चलेंगे, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 0 डिग्री जाकर। तो वही यहाँ पर थीटा बराबर या तो 180 हो जाएगा और या फिर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री जाकर।
या तो 180 हो जाएगा या तो 0 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि एक ही दिशा में है जाकर, तो क्योंकि एक दूसरे के समांतर है। तो जब 180 या 0 जब हो जाएगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो b बराबर कितना आ जाएगा, 0 जाकर। यानी यल लंबाई के जो सीधे भाग हैं उनके कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना है, 0 है। दूसरा पार्ट देखते हैं। त्रिज्या कैपिटल R के अर्धवृत्त के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र जाकर। अब अर्धवृत्त के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र देखते हैं। सूत्र B बराबर म्यू0 I अपान में 2R होता है और गुणा में थीटा अपान में 2 पाई होता है। ये वृत्तीय भाग के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब अगर अर्धवृत्त है जाकर तो यहां पर थीटा बराबर हो जाएगा पाई जाकर, क्योंकि अर्धवृत्त का मतलब यहां से यहां तक जो कोण तय किया जाएगा यहां से यहां तक, वो कितना होगा, इस 180 डिग्री होगा जाकर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है जाकर। अगर चौथाई वृत्त होता जाकर, केवल इस तरह से होता जाकर, इस तरह से जाकर, तो ये कोण कितना हो जाता, π/2 हो जाता। तो हम यहाँ थीटा π/2 रख लेते। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है, जरूर याद रखें। तो थीटा बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा जाकर, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। तो b बराबर आ जाएगा म्यू0 I अपान में 4R न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर जाकर। प्रश्न संख्या 2-4 देखते हैं। कला संबंध स्रोत से आप क्या समझते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्यतिकरण का ये क्वेश्चन 1 नंबर में कई बार आया है। कला संबंध स्रोत किसे कहते हैं, ऐसे स्रोत जिनसे उत्पन्न तरंगों के मध्य कलांतर समय के साथ नियत रहता है या शून्य होता है। यानी ऐसे तरंग स्रोत जिनसे निकलने वाली तरंगों के मध्य जो कलांतर है वो नियत रहे समय के साथ या फिर 0 हो, तो ऐसे स्रोतों को हम कहेंगे कला संबंध स्रोत। यानी एक की कला दूसरे से संबंधित हो और समय के साथ कैसी रहे, नियत रहे, तो ऐसे स्रोत को हम कहेंगे जाकर कला संबंध स्रोत जाकर। प्रश्न संख्या 3 का को देखते हैं। खंड सा स्टार्ट हो गया है। विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, इनकी विशेषताएं लिखिए जाकर। ये भी क्वेश्चन कई बार आया है यूपी बोर्ड में, अच्छे से इसको जरूर तैयार कर लें। जब किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा तीव्र आवृत्ति से बदलती है तो परिपथ से ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर प्रसारित होने लगती। यानी जब किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा तीव्र आवृत्ति से बदलती है या अति उच्च आवृत्ति से बदलती है तो परिपथ में जो ऊर्जा होती है वो तरंगों के रूप में, ऊर्जा जो बनती है अंदर जाकर वो तरंगों के रूप में चारों ओर प्रसारित होने लगती है। इन तरंगों को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे जाकर। विशेषताएं देख लेते हैं। ये तरंगें त्वरित आवेश के द्वारा उत्पन्न की जा सकती, यानी आवेश को जब त्वरित किया जाता है तो वहां से कौन सी तरंगें उत्पन्न होंगी, विद्युत चुंबकीय तरंगे जाकर। दूसरा, ये निर्वात में प्रकाश के वेग से संचरित हो सकती हैं। तीसरा, ये इनमें प्रकाशिक प्रभाव वैद्युत वेक्टर E के कारण होता है। यानी वैद्युत वेक्टर होता चुंबकीय वेक्टर भी है, लेकिन जो विद्युत वेक्टर E होता है उसके कारण इसमें कौन सा प्रभाव होता है, प्रकाशीय प्रभाव होता है। ये तरंगे अवशोषण को प्रदर्शित करती हैं, यानी ये जिस पृष्ठ पर पड़ती हैं अवशोषित हो जाती हैं, तो ये तरंगे अवशोषण को प्रदर्शित करती हैं। ये तरंगे प्रकीर्णन को दर्शाती हैं, यानी ये तरंगे कैसी क्या दर्शाती हैं, प्रकीर्णन को। प्रश्न संख्या 3 खा देखते हैं। किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस स्पेक्ट्रम का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। अब NB कक्षा में जो ऊर्जा है वो कितनी है, -3.4 eV जाकर है। ठीक, अब NB कक्षा में जो ऊर्जा का सूत्र होता है वो -13.6 अपान में n² होता है, तो दोनों को बराबर कर दिए। तो -3.4 बराबर में -13.6 अपान में n², माइनस से माइनस कट गया है,
3.4 को जब 13.6 से काटेंगे तो बचेगा 4 जाकर, और n स्क्वायर यहाँ पर किस में है, भाग में है, ये इधर आके गुणा में हो जाएगा, तो n स्क्वायर बराबर 4 हो जाएगा, तो n बराबर कितना आ जाएगा, 2 जाकर। अब इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग देखते हैं। तो कोणीय संवेग होता है n अपान में 2 पाई। n का मान कितना आया है, 2 आया है, तो हो जाएगा 2h अपान में 2 पाई जाकर, 2 से 2 कट जाएगा। h होता है प्लैंक का नियतांक, प्लैंक नियतांक जाकर इसका मान होता है 6.6 गुणा 10 की घात माइनस 34। पाई का मान 3.14 होता है। जब भाग देंगे तो आ जाएगा 2.1 गुणा 10 की घात माइनस 34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड जाकर है। प्रश्न संख्या 3 गा दिया गया है, पोलराइड से समतल ध्रुवित प्रकाश का संसूचन कैसे करेंगे। यानी पोलराइड से, एक तो पोलराइड से क्या किया जाता है, समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त भी किया जाता है, दूसरा संसूचन भी किया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट पोलराइड है। तो पहले ये देखते हैं कि संसूचन कैसे करते हैं। तो देखिए, यदि पोलराइड को पूरा एक चक्कर घुमाने में किसी भी स्थिति में निर्गत प्रकाश की तीव्रता में कोई अंतर नहीं होता है तो दिया गया प्रकाश आध्रुवित प्रकाश है जाकर। यानी पोलराइड को एक पूरा चक्कर घुमा लेते हैं, और पूरा चक्कर घुमाने के बाद किसी भी स्थिति में जाकर प्रकाश की तीव्रता में, निर्गत प्रकाश की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो समझ लीजिए वो प्रकाश कैसा है, आध्रुवित प्रकाश। आध्रुवित प्रकाश का मतलब है कि जिसमें विद्युत वेक्टर के कंपन सभी दिशाओं में है। क्या है, सभी दिशाओं में है, तो ऐसा प्रकाश क्या कहलाता है, आध्रुवित प्रकाश कहलाता है जाकर। दूसरा देखते हैं, यदि पोलराइड को पूरा एक चक्कर घुमाने में 2 बार तीव्रता अधिकतम तथा 2 बार तीव्रता शून्य होती है जाकर। फिर ध्यान सुनेंगे, जैसे ये पहला ये पोलराइड है जाकर, और इस तरह से घुमा रहे हैं जाकर, तो 2 कंडीशन ऐसी प्राप्त होंगी जिसमें तीव्रता अधिकतम होगी। एक तो 0 डिग्री वाली कंडीशन होगी जाकर, जिसमें कास स्क्वायर 0 बनेगा, कास स्क्वायर 0 का मान कितना होता है, 1 जाकर है, और एक होगी 180 डिग्री वाली जाकर, फिर जिसमें कास स्क्वायर 180 बनेगा और माइनस बन आएगा, ऊपर वर्ग आएगा, फिर प्लस हो जाएगा। तो 2 बार तीव्रता क्या हुई, अधिकतम जाकर। और इनके बीच की बात करते हैं, एक 90 की बात करते हैं, दूसरा किसकी बात करते हैं, 270। तो इन दोनों पर तीव्रता हमको कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी जाकर। तो एक पूरा चक्कर घुमाने पर अगर 2 बार तीव्रता अधिकतम तथा 2 बार तीव्रता शून्य प्राप्त होती है तो दिया गया प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित प्रकाश होगा। कैसा प्रकाश होगा, पूर्णतः समतल ध्रुवित प्रकाश होगा। कब होगा, जब एक चक्कर में 2 बार तीव्रता अधिकतम हो तथा 2 बार तीव्रता शून्य हो जाकर। ठीक है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, निर्गत प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन तो होता है लेकिन किसी भी स्थिति में तीव्रता शून्य नहीं होती है। देखिए, अगर तीव्रता किसी भी स्थिति में शून्य नहीं हो रही, तीव्रता में परिवर्तन हो रहा है, तो वो प्रकाश कैसा होगा, आंशिक रूप से ध्रुवित प्रकाश होगा, पूर्णता ध्रुवित नहीं होगा। क्योंकि पूर्णता ध्रुवित के लिए कंडीशन है कि तीव्रता शून्य भी होनी चाहिए और अधिकतम भी होनी चाहिए। अगर शून्य नहीं हो रही, केवल अधिकतम हो रही, तो दिया गया प्रकाश कैसा होगा, आंशिक ध्रुवित प्रकाश होगा जाकर। प्रश्न संख्या 3 घा देखते हैं, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन 5 गुणा 10 की घात माइनस 11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में, यानी ये कक्षा की त्रिज्या दे रखी हमको, कक्षा में 2 गुणा 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, और ये इलेक्ट्रॉन की क्या दे रखी है, चाल, और ये ऊपर दे रखी थी त्रिज्या जाकर, से गति करता है। इलेक्ट्रॉन घूर्णन का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए, यानी चुंबकीय आघूर्ण एम हमको बताना है। तो देखते हैं, आर बराबर दिया है 5 गुणा 10 की घात माइनस 11 मीटर, यानी कक्षा की त्रिज्या। चाल दी है 2 गुणा 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड, जिससे इलेक्ट्रॉन कक्षा में घूम रहा है। चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र होता है एम बराबर ई बी आर अपान में 2। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखें। चुंबकीय आघूर्ण एम का सूत्र होता है ई बी आर अपान में 2। जब ई आवेश का कण आर त्रिज्या की कक्षा में बी वेग से घूमता है, तब जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो ई बी आर अपान में 2 होता है। तो सबके मान लगा दिए, ई आवेश है तो उसका मान,
बी चाल है उसका मान लगा दिए, आर त्रिज्या है उसका मान लगा दिए, डिवाइड में 2 कर दिए, तो हो जाएगा 8 गुणा 10 की घात -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। जाकर हल करेंगे तो आ जाएगा 8 गुणा 10 की घात -24 और चुंबकीय आघूर्ण होता है आई इंटू में ए जाकर, तो आई इंटू में ए का मतलब क्या है, आई का मतलब एम्पियर हो गया, ए क्षेत्रफल होता तो मीटर स्क्वायर हो गया है। खंड दा को देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 का देखते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, इसकी धारिता कैसे बढ़ाएंगे। यानी समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता के लिए पहले व्यंजक प्राप्त करना है और बाद में इसकी धारिता को कैसे बढ़ाएंगे उसके बारे में डिस्कस करना है। तो एक समांतर प्लेट संधारित्र है जाकर, जिसमें पृष्ठीय आवेश घनत्व एक प्लेट का प्लस सिग्मा है, दूसरे का माइनस सिग्मा। क्यों? क्योंकि इस पर जो आवेश है वो प्लस क्यू है, इस पर आवेश कितना है, माइनस क्यू है। इसकी एक प्लेट को विद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं जिसके कारण इस पर प्लस का आवेश है। प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट पर होगा माइनस आवेश, अंदर क्रिएट हो जाता है और बाहर हो जाता है प्लस का आवेश जाकर। बाहरी प्लेट पृथ्वी से जुड़ी होने के कारण बाहरी प्लेट का आवेश किसमें चला जाता है, पृथ्वी पर चला जाता है। तो बराबर और विपरीत आवेश प्लेट के अंदर बचते हैं जाकर। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल डी है जाकर। अब देखते हैं, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है। पहली प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, प्रेरण के द्वारा दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है जाकर। तो प्लेटों के बीच किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, समांतर प्लेटों के कारण किसी भी बिंदु पर उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है वो E बराबर होता है सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट जाकर। सिग्मा बराबर होता है Q अपान में A। अभी बताए थे सिग्मा को क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो अगर पृष्ठ से भाग दे देंगे किसको, आवेश को, तो मिल जाएगा सिग्मा, जिसको कहते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो सिग्मा बराबर Q अपान में A होता है, उठाकर मान यहाँ रख देते हैं। तो ये Q हो जाएगा, A कहाँ चला जाएगा, भाग में, तो A एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा जाकर। समीकरण 2 डाल लिए हैं। E बराबर होता है B अपान में D, समीकरण नंबर 3 है, जहां B प्लेटों के बीच विभवांतर है और D प्लेटों के बीच की दूरी है जाकर। तो समीकरण 2 और 3 को हम क्या कर दें, बराबर कर देते हैं। तो बराबर करेंगे तो यहाँ B अपान D आ जाएगा, बराबर ये हो जाएगा Q अपान में A एप्सिलॉन नॉट। तो Q अपान में A एप्सिलॉन नॉट जाकर, तो यहाँ से B का मान निकालेंगे तो D यहाँ पर भाग में इसमें कैसे चला जाएगा, गुणा में, तो B बराबर हो जाएगा QD अपान में A एप्सिलॉन नॉट जाकर। इसको समीकरण नंबर 4 डाल दिए। Q बराबर होता है CB, तो यहाँ से अगर C का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, Q अपान में V जाकर। Q ऐसा ही रहेगा, B का मान समीकरण 4 से रख देंगे जाकर, तो हो जाएगा QD अपान में A एप्सिलॉन नॉट। Q से Q कट जाएगा और A एप्सिलॉन नॉट कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो ये आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपान में D जाकर। तो C बराबर हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपान में D जाकर। ये तब संधारित्र की धारिता का सूत्र है जब उसकी प्लेटों के बीच में वायु उपस्थित है। अगर कोई परावैद्युत माध्यम रखा हुआ है जिसका परावैद्युतांक K है जाकर, तो सूत्र हो जाएगा C बराबर में K A एप्सिलॉन नॉट अपान में D, यानी K से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा जाकर। संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, तो पहला कारक देखते हैं, प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाने पर धारिता बढ़ जाती है, यानी C समानुपाती A है। जैसे जैसे प्लेटों का क्षेत्रफल हम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे संधारित्र की धारिता भी बढ़ती जाएगी। अगला, प्लेटों के बीच की दूरी घटाने पर संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है, यानी C समानुपाती होता है 1 अपान में D। अब ये D क्या है, भाग में है, तो भाव ये C किसमें है, अंश में है। अगर हम इसको बढ़ाते जाएंगे तो ये मान और छोटा होता चला जाएगा, तो C का मान भी छोटा होता चला जाएगा। अगर हम इस C के मान को घटाते जाएं, अगर इस D के मान अगर हम ये D का मान घटाते जाएं, अगर D घटाते जाएंगे तो ये पूरा मान बड़ा होता जाएगा, तो यानी संधारित्र की धारिता बढ़ती जाएगी। अगला, प्लेटों के बीच माध्यम के परावैद्युतांक को बढ़ाने पर धारिता बढ़ जाती है,
यानी C समानुपाती K होगा, यानी माध्यम का परावर्तनांक जितना ज्यादा उसकी धारिता उतनी ही ज्यादा हो जाएगी संधारित्र की जाकर। प्रश्न संख्या 4 खा देखते हैं। रेल की दो पटरियां आपस में तथा जमीन से पृथककृत हैं, यानी आपस में भी अलग अलग रखी हैं और जमीन से भी दूर हैं। इन्हें एक मिली वोल्ट मीटर से जोड़ दिया गया। किससे जोड़ा है? मिली वोल्ट मीटर से। जब इन पर एक ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ती है तो मिली वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या होगा? यानी जब पटरियों पर एक ट्रेन चलती है जिसकी स्पीड कितनी है? 180 किलोमीटर पर आवर दौड़ती है तो मिली वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या होगा? दिया गया है पृथ्वी के क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर अवयव यानी बी का चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया है 0.2 गुणा 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। देखिए पहचान मात्रक से भी हो जाती है। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर बी का मात्रक होता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। तो ये बी का मान दिया है। पटरियों के बीच की दूरी कितनी है? 1 मीटर, यानी डी कितना है? 1 मीटर है जाकर। तो देखते हैं बी बराबर 180 किलोमीटर पर आवर हो गया है, ये 180 रहेगा। किलोमीटर प्रति घंटे को अगर मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो 5/18 से गुणा कर देते हैं, तो गुणा कर दिए। 18 से 18 कट गया है, 10 बचेगा, इसके साथ आ जाएगा तो यहां हो जाएगा 50 मीटर प्रति सेकंड जाकर है। एल बराबर दिया है 1 मीटर उनके बीच की दूरी, और बी जो बताए थे भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वो दे रखी है 0.2 गुणा 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर जाकर। पटरियों के बीच उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, यानी पटरियों के बीच कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा? तो सूत्र होता है ई बराबर में हो जाएगा BBL। ई बराबर क्या होता है? BBL जाकर है। तो बी चुंबकीय क्षेत्र ये मान लगा दिए, बेग ये मान लगा दिए हैं, एल यहां पर लगा दिए। हल करेंगे तो आ जाएगा 1 गुणा 10⁻³ वोल्ट। ये क्या हो जाएगा? वोल्ट। अब अगर मिली वोल्ट में बदलना हो तो 10⁻³ हट जाएगा जाकर, तो ई बराबर कितना आ जाएगा? 1 मिली वोल्ट जाकर, यानी मिली वोल्ट मीटर का पाठ्यांक कितना होगा? 1 मिली वोल्ट होगा जाकर। प्रश्न संख्या 4 गा देखते हैं। तरंगाग्र से क्या अभिप्राय है? हाइगेंस के सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले हमको तरंगाग्र के बारे में बताना है। तो देखते हैं, किसी माध्यम में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं। फिर ध्यान सुनिए, यदि किसी माध्यम में कोई ऐसा पृष्ठ खींचे जिस पर अगर 100 कण उपस्थित हैं और जितने भी कण उपस्थित हैं सभी कंपन की समान कला में है। समान कला का मतलब अगर एक की कला 90 डिग्री है तो दूसरा भी 90, तीसरा भी 90, चौथा भी 90, यानी जितने उस पर कण स्थित होंगे वो समान कला में अगर स्थित हैं तो ऐसा जो पृष्ठ है वो कहलाएगा तरंगाग्र जाकर है। अब परावर्तन की व्याख्या देख लेते हैं। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या जाकर पहले चित्र को समझ लेते हैं, फिर थ्योरी को देखेंगे। माना Z एक परावर्तक पृष्ठ है जिस पर एक जो तरंगाग्र है वो AB है, तिरछा आपतित होता है। सबसे पहले इस तरंगाग्र का ये वाला सिरा A बिंदु पर आपतित होता है जाकर। जब ये A बिंदु पर आपतित होगा तो यहां से क्या निकलेंगी? द्वितीयक तरंगाएं चलना स्टार्ट कर देंगी जाकर है। ठीक, ये हो गया। जैसे जैसे तरंगाग्र आगे बढ़ता है जाकर वैसे ही ये B वाला बिंदु है कहां पहुंचता है? A' पर पहुंचता है। जब B A' पर पहुंचने में समय लेता है कितना? T जाकर, और माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है? V है जाकर। तो यहां से यहां तक की दूरी हो जाएगी, दूरी बराबर होता है चाल गुणा में समय, तो B गुणा में T हो जाएगी। जितने समय में ये B वाला बिंदु है A' पर पहुंच जाता है उतने ही समय में ये A वाला बिंदु कहां पहुंच जाएगा? B' पर पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पहले टकराया हुआ है जाकर, उतने ही समय में ये पहुंच जाता है। यानी अगर AB' की बात करेंगे जाकर तब वो भी B इंटू में T आएगा, क्योंकि दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। पूरे माध्यम में चाल कितनी है? V है जाकर, और समय समान लग रहा है T, तो वो भी T हो जाएगा जाकर। अब देखते हैं कि A' B' है क्या है? ये परावर्तित द्वितीयक तरंगिकाओं के द्वारा बना हुआ तरंगाग्र है, इसीलिए इसको हम कहते हैं परावर्तित तरंगाग्र जाकर।
परावर्तित तरंगाग्र जाकर देखते हैं। माना जेड जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है जिस पर एक समतल तरंगाग्र ए बी तिरछा आपतित होता है। एक समतल तरंगाग्र ए बी कैसा आपतित हो रहा है? तिरछा आपतित होता है। टी बराबर 0 पर तरंगाग्र का एक सिरा ए बिंदु पर स्पर्श करता है, यानी तरंगाग्र का एक सिरा है वो ए बिंदु पर स्पर्श कब करता है? जब टी बराबर 0 होता है। माना तरंगाग्र की चाल कितनी b है तथा तरंगाग्र के बिंदु b को a डैश तक पहुंचने में कितना समय लगता है? t समय लगता है, अभी बताए थे। तो b a डैश बराबर हो जाएगा b इंटू में t, समीकरण नंबर 1 जाकर। इतने ही समय में द्वितीयक तरंगाएं बिंदु a से निकलकर कहां पर पहुंच जाती हैं? b डैश पर पहुंच जाती हैं। यानी जितने समय में तरंगाग्र AB का a सिरा a डैश b सिरा a डैश पर पहुंचता है उतने ही समय में a बिंदु से द्वितीय तरंगाएं निकलकर कहां पहुंच जाती हैं? b डैश पर पहुंच जाती हैं। तो AB डैश बराबर हो जाएगा BT, समीकरण नंबर 2। ठीक है। A को केंद्र मानकर AB डैश त्रिज्या का एक चाप लगाते हैं, फिर B डैश को A डैश से मिलाते हैं। A डैश के बीच सभी बिंदुओं से द्वितीय तरंगाएं एक साथ A डैश B डैश को स्पर्श करेंगी जो परावर्तन से बना है जाकर, अर्थात A डैश B डैश परावर्तित तरंगाग्र है जाकर। अब दो ट्रायंगल की बात करते हैं। ट्रायंगल कौन सा लेते हैं? AB A डैश और AB डैश A डैश। फिर ध्यान सुन लेंगे, AB A डैश AB A डैश। अगला ट्रायंगल है AB डैश A डैश। चित्र को एक बार देख लेते हैं। ये A है, ये B है, ये A डैश। एक बार ये ट्रायंगल लेंगे तो इसमें ये कोण I है जाकर, और ये कोण कितना है? 90 डिग्री है जाकर। तो साइन की निष्पत्ति लगाएंगे, साइन I बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, यानी ऊपर आएगा BA डैश। ठीक है। अब बाद में आता है कर्ण, 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती? कर्ण। कर्ण कितना है? AA डैश हो जाएगा। तो साइन I बराबर हो जाएगा BA डैश अपान में AA डैश जाकर। ठीक। अब आएंगे दूसरे ट्रायंगल में। दूसरा ट्रायंगल क्या कह रहा है? AB डैश A डैश में। अब AB डैश A डैश में देखेंगे ये पूरा कोण कितना है? R है जाकर, तो इसके लिए साइन R लिखेंगे। तो फिर यहाँ साइन R बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो कोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब। लंब कितना हो जाएगा? AB डैश जाकर। आधार कर्ण कितना हो जाएगा? ये 90 डिग्री, इसके सामने की भुजा ये कर्ण है जाके, कर्ण कितना हो जाएगा? AA डैश हो जाएगा। तो देखते हैं AB A डैश तथा AB डैश A डैश में साइन I बराबर हो जाएगा BA डैश अपान में AA डैश। साइन R बराबर हो जाएगा AB डैश अपान में AA डैश। दोनों को भाग देंगे तो साइन I अपान में साइन R बराबर AA डैश से दोनों टर्म कट जाएंगे। तो यहाँ बचेगा BA डैश अपान में AB डैश। BA डैश का मान अभी ज्ञात किए तो ये BT आया था, AB डैश का मान ज्ञात किए थे, ये भी BT आया, यानी ये दोनों भी कट जाएंगे और यहाँ कितना बचेगा? 1 जाकर। अब यहाँ ये भाग में यहाँ किस में पहुंच जाएगा? गुणा में। तो हो जाएगा साइन I बराबर में साइन R जाकर। साइन साइन को छोड़ देंगे तो कोण I बराबर हो जाएगा कोण R। अब यही परावर्तन क्या है? दूसरा नियम है जाकर। अब आगे बढ़ते हैं। AB जो आपतित तरंगाग्र था, A डैश B डैश जो परावर्तित तरंगाग्र था, Z Z डैश जो परावर्तक तल है, कागज के तल में है, इन पर खींचा गया अभिलंब भी एक ही तल में होंगे। यह परावर्तन का प्रथम नियम है जाकर। भाई प्रथम नियम क्या कहता है? आपतित तरंग, परावर्तित तरंग तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो यहाँ पर देखें AB A डैश B डैश और Z डैश पर जो अभिलंब खींचेंगे वो तीनों क्या होंगे? एक ही तल में होंगे। प्रश्न संख्या 4 घ देखते हैं। पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनत में प्रतिरोध कितना दिया है? 25 ओम। तो यहाँ R बराबर हम लिख लिए हैं 25 ओम जाकर। अब अग्र अभिनत वोल्टेज में कितना परिवर्तन किया जाए? परिवर्तन का मतलब डेल्टा, वोल्टेज का मतलब B, यानी डेल्टा B क्वेश्चन मार्क है। कि धारा में 2 मिली एम्पियर का परिवर्तन हो जाए। धारा का मतलब I, परिवर्तन का मतलब डेल्टा, यानी डेल्टा I हमको कितना दिया है? 2 मिली एम्पियर। तो इसको सही कर लिए हैं तो 2 गुणा 10 की घात -3 एम्पियर हो गया, मिली हटा दिए हैं जाकर। ओम का नियम कहता है R बराबर B अपान में I होता है, तो यहां भी डेल्टा लगा दिए, यहां भी डेल्टा लगा दिए।
तो डेल्टा बी का अगर मान ज्ञात करना होगा तो डेल्टा बी बराबर हो जाएगा आर इंटू में डेल्टा आई जाकर। आर का मान 25 दिया है, डेल्टा आई का मान दिया है 2 गुणा 10 की घात -3 जाकर। हल करेंगे तो आ जाएगा 50 गुणा 10 की घात -3 वोल्ट जाकर। -3 हटा देंगे तब मिली वोल्ट आ जाएगा, यानी डेल्टा बी बराबर हो जाएगा 50 मिली वोल्ट, यानी वोल्टेज में परिवर्तन कितना होगा 50 मिली वोल्ट का। प्रश्न संख्या 4 डा देखते हैं। वाटहीन धारा से क्या पर्याय है, यानी सबसे पहले हमको वाटहीन धारा बताना है। बाद में हमको क्वेश्चन दिया है 15 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र, यानी ये सी का मान दिया है 220 वोल्ट, तो ये बी का मान दिया है 50 हर्ट्ज, यानी आवृत्ति एफ का मान दिया है कि एसी स्रोत से जोड़ा गया है। परिपथ का प्रतिघात ज्ञात कीजिए, यानी एक्स सी का मान ज्ञात करना है। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए, यानी हमको ज्ञात करना है IRMS, ये क्वेश्चन मार्क है जाकर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बाटहीन धारा किसे कहते हैं जाकर। तो यदि प्रत्यावर्ती परिपथ में केवल प्रेरकत्व हो या केवल धारिता हो जाकर, यानी केवल प्रेरकत्व हो या केवल संधारित्र हो जाकर, तो परिपथ में धारा तो बहती है लेकिन औसत शक्ति क्षय क्या होता है, शून्य होता है, अर्थात परिपथ में ऊर्जा क्षय नहीं होता है। इस धारा को ही हम कहते हैं बाटहीन धारा, यानी ऐसी धारा जिसमें औसत शक्ति क्षय कितना हो, शून्य हो, तो ऐसी धारा कहलाती है बाटहीन धारा। और ऐसी धारा प्रवाहित किसमें होती है, जिसमें केवल प्रेरकत्व हो या फिर केवल संधारित्र हो, आर नहीं होना चाहिए, केवल प्रेरकत्व हो या फिर केवल धारिता या संधारित्र हो जाकर, तो ऐसे परिपथ में प्रवाहित धारा क्या कहलाएगी, बाटहीन धारा। क्यों कहलाएगी, क्योंकि इस स्थिति में औसत शक्ति क्षय शून्य होगा, यानी किसी भी शक्ति का व्यय नहीं होगा जाके, तो ऐसी धारा कहलाती है बाटहीन धारा। देखते हैं क्वेश्चन को। 15 माइक्रोफैरड ये सी का मान है, तो यहां सी बराबर लिख लिए हैं 15 म्यू एफ, तो 15 माइक्रोफैरड को फैरड में बदलेंगे तो 10 की घात -6 से गुणा कर दी है, ये जाकर है। बी आरएमएस हमको दिया है 220 वोल्ट, ठीक है। जो हमको एक चीज ध्यान रखिएगा, जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज दे रखी होती है तो वो मान होता है आरएमएस वैल्यू का। फिर ध्यान रखिएगा किसका वैल्यू का होता है, आरएमएस वैल्यू का, जो सामान्य मीटर में हमको देखने को मिलती है प्रत्यावर्ती धारा। तो बी आरएमएस बराबर 220 वोल्ट है, आवृत्ति एफ बराबर 50 हर्ट्ज है। एक्सी क्वेश्चन मार्क है, एक्सी क्या है, प्रतिघात है, और कौन सा प्रतिघात है, धारतीय प्रतिघात, क्वेश्चन मार्क है। IRMS है, ये भी क्वेश्चन मार्क है। एक्सी बराबर होता है 1/, में ओमेगा सी बराबर 1/, में ओमेगा होता है 2πf, और सी ऐसा ही रहेगा। सबके मान लगा देंगे, दिए गए हैं, तो एक्सी बराबर आ जाएगा 212.3 ओम। ओम मात्रक इसलिए है क्योंकि ये भी एक हिसाब से प्रतिरोध ही होता है जाकर। अब आते हैं IRMS बराबर हो जाएगा BRMS/, में एक्सी जाकर। B बराबर IR होता है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, B/, में प्रतिरोध, और C का प्रतिरोध क्या होता है, एक्सी। तो BRMS कितना दिया है 220, एक्सी का मान कितना है 212.3 जाकर। तो जब भाग दे लेंगे तो IRMS बराबर आ जाएगा 1.04 एम्पियर। IRMS बराबर क्या हो जाएगा 1.04 एम्पियर जाकर। इसी के साथ दूसरे सेट का ये पहला पार्ट एंड होता है, दूसरा पार्ट बहुत जल्द ही आएगा।